अदलिया भी अपने डोमेन में रहे, पार्लियामेंट भी अपने डोमेन में रहे, फौज भी अपने डोमेन में रहे, तब मुल्क चल सकता है। ये वो फैसले हैं जो अदलिया के चेहरे पर बदनुमा दाग है। वज़ीर आज़म को निकालने का एक ही तरीका है कि उसके खिलाफ तहरीक एतमाद हो या वो मुस्ताफ़ी हो जाए। ये तीसरा तरीका अदलिया के ज़रिए निकालने वाला, चंद जजेस जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, वकील से जज बनते हैं, उनको ये इख्तियार किसने दिया कि करोड़ों लोगों का जो मुंतखब आदमी है उसको 2 जजेस या 3 जजेस बैठ के जो है वो नाअहल करार दे दे। तो जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वक़्त वो एस्टेब्लिशमेंट और वो मिले हुए थे और हमें पता है कि जो ये पनामा केस है इसमें जजेस जो थे और एस्टेब्लिशमेंट, इनका आपस में राब्ता भी था, इनकी आपस में सोच भी एक मिलती थी, एक पेज पे थे। और मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे बताया था कि जनरल फैज़ खुद गए थे लंदन वो सबूत इकट्ठे करने के लिए उनके खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड है। और कहा था कि नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज को बरी नहीं होना चाहिए इस केस से। सर, इंपॉर्टेंट बात यह और बड़ा सादा सा सवाल है कि इसका मतलब इस्टेब्लिश तो ये होता है कि अदालतें हवाओं का रुख देखकर फैसले करती हैं। फिर वो चाहते थे कि नवाज शरीफ को सज़ा दी जाए और वो समझते थे कि नवाज शरीफ करप्ट है, तो इसलिए और कुछ जजेस जो थे वो बहाव में आ गए थे, जो उस वक़्त एक माहौल बना हुआ था उसमें आ गए थे। तो ये दोनों चीज़ों ने, दोनों फैक्टर्स ने काम किया, एस्टेब्लिशमेंट की सोच ने, उनके दबाव ने, और तीसरा जजेस की जो अपना सोच थी उसने भी ये काम किया। नवाज शरीफ की नाअहली का फ़ैसला हो, बेनज़ीर की असम्बलियाँ जो है बहाल ना करने का फ़ैसला हो, ये सारे वो फ़ैसले हैं, या जस्टिस मुनीर का वो फ़ैसला जो था असम्बली को बहाल ना करने का, ये वो फ़ैसले हैं जो अदलिया के चेहरे पर बदनुमा दाग है। ज़ाती अनाद उसमें गुस्सा बोल रहा था, और जस्टिस खोसा जो था वो बहुत बड़े अपने आप को जज समझते थे, इंसाफ का बहुत बड़ा चैम्पियन हूँ, और लेकिन वो ये ना समझ सके कि आइन के अंदर तो वज़ीर आज़म को निकालने का ऐसा कोई तरीका ही नहीं है। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है सर, ये कोर्ट से भी कुछ डिसीजन ऐसे आ रहे हैं जैसे प्लॉट अलॉटमेंट केस का फैसला, उसमें मियाँ साहब की बरियत तो हुई है, लेकिन जो तहरीरी फैसला है वो खासा मानी खेज है, जिसके अंदर साबिका हुकूमत ने कैसे बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया और उसमें अदालत ने कैसे सहूलतकार का रोल प्ले किया, और उसमें कुछ और भी नामालूम अफराद थे जो क्या कर रहे थे। अब ये क्लीन चिट तो है मियाँ नवाज शरीफ के लिए, चार्जशीट किसके खिलाफ है सर? देखिए, चार्जशीट तो ज़ाहिर है उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट, जो उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट थी और उस वक़्त की जो जुडिशरी थी, मेरा ख्याल है उन दोनों के ख़िलाफ़ है। और नवाज शरीफ ज़ाहिर है इन दोनों के ख़िलाफ़ बोलते भी रहे हैं और उन्हें मुर्दे इल्ज़ाम भी ठहराते रहे हैं। और अब कल हामिद खान साहब ने भी ये कहा है कि जी उनको नाअहल करने का और उनके ख़िलाफ़ प्रोसीड करने का फ़ैसला तो पहले हो चुका था, अदालतों ने बाद में फ़ैसले सुनाए, और ये बहुत हद तक उनकी बात दुरुस्त है। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब, जिस अदालत को आज सियासी इंतकाम का उनसर दिखाई दे रहा है कि उस वक्त नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम की भेंट चढ़ाया गया, वो उस वक्त सियासी इंतकाम इसलिए नहीं देख पाई कि वो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की दस्ते रास्त बनकर काम कर रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वक़्त वो एस्टेब्लिशमेंट और वो मिले हुए थे, और हमें पता है कि जो ये पनामा केस है इसमें जजेस जो थे और एस्टेब्लिशमेंट, इनका आपस में राब्ता भी था, इनकी आपस में सोच भी एक मिलती थी, एक पेज पे थे। और जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जो इंक्वायरी हुई थी, वो भी एक तरह से उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की मिली भगत थी, जिसमें नवाज शरीफ को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया गया था, और उनके ख़िलाफ़ जो सबूत थे ISI के अंदर एक सेल बना हुआ था, उसने मुहैया किए थे। और मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे बताया था कि जनरल फैज़ खुद गए थे लंदन वो सबूत इकट्ठे करने के लिए उनके ख़िलाफ़। तो ये सारी चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड है। और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट प्रेशराइज कर रही थी अदालतों को कि वो नवाज शरीफ के हक में, और हमने शौकत सिद्दीकी साहब का जो स्टेटेड पोजीशन है वो भी सुन लिया कई बार कि जनरल फैज़ उस वक्त जिस वक्त वो DGC थे तो उनके घर भी गए थे और कहा था कि नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज को बरी नहीं होना चाहिए इस केस से। सर, इंपॉर्टेंट बात यह और बड़ा सादा सा सवाल है कि इसका मतलब इस्टेब्लिश तो ये होता है कि अदालतें हवाओं का रुख देखकर फैसले करती हैं। फिर नहीं, देखिए, उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट और उस वक़्त की अदलिया जो थी, मेरा ख्याल है उनके ख्यालात भी मिल गए थे, और
कुछ शायद दबाव का भी शिकार हों, लेकिन ज़्यादा मेरा ये ख्याल है कि जो जस्टिस खोसा थे और जस्टिस जो थे शेख अजमत साहब, इनके ख्यालात भी मिलते थे उस वक़्त, और वो एंटी नवाज़ शरीफ थे। वो चाहते थे कि नवाज़ शरीफ को सज़ा दी जाए और वो समझते थे कि नवाज़ शरीफ करप्ट है। तो इसलिए और कुछ जजेस जो थे वो बहाव में आ गए थे, जो उस वक़्त एक माहौल बना हुआ था उसमें आ गए थे। तो ये दोनों चीज़ों ने, दोनों फैक्टर्स ने काम किया, एस्टेब्लिशमेंट की सोच ने, उनके दबाव ने, और तीसरा जजेस की जो अपना सोच थी उसने भी ये काम किया। तो ये दोनों चीज़ें गलत थी और मेरा ख्याल है इसी को अनाद कहते हैं, इसी को तअस्सुब कहते हैं, इसी को नफ़रत कहते हैं। और कोई भी फ़ैसला जो तअस्सुब, अनाद या नफ़रत की बुनियाद पर हो वो मुनसिफाना नहीं होता, चाहे वो भुट्टो की फांसी का फ़ैसला हो, नवाज़ शरीफ की नाअहली का फ़ैसला हो, बेनज़ीर की असम्बलियाँ जो है बहाल ना करने का फ़ैसला हो। ये सारे वो फ़ैसले हैं, या जस्टिस मुनीर का वो फ़ैसला जो था असम्बली को बहाल ना करने का, ये वो फैसले हैं जो अदलिया के चेहरे पर बदनुमा दाग है। तो सुहेल वड़ाई साहब, जिस वक्त जस्टिस आसिफ सईद खोसा, क्योंकि आपने जिक्र किया है, उन्होंने नवाज शरीफ के लिए सिजिलियन माफिया या गॉड फादर का लफ्ज इस्तेमाल किया था, तो आपको लगता है वो जाती अनाद, रंजिश या दुश्मनी की बिना पर किया या किसी के कहने पर किया होगा? मेरा ख्याल है जाती अनाद, उसमें गुस्सा बोल रहा था। और जस्टिस खोसा जो था वो बहुत बड़े अपने आप को जज समझते थे और वो समझते थे कि जो है मैं जो है इंसाफ का बहुत बड़ा चैम्पियन हूँ। और लेकिन वो ये ना समझ सके कि आइन के अंदर तो वज़ीर आज़म को निकालने का ऐसा कोई तरीका ही नहीं है अदालत के ज़रिए, 184(3) के ज़रिए या तौहीन अदालत के ज़रिए। ये जो अदलिया ने जो फ़ैसले किए, यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाला, नवाज़ शरीफ को निकाला, ये दोनों फ़ैसले गलत थे और इनको रजिस्ट किया जाना चाहिए। अदलिया भी अपने डोमेन में रहे, पार्लियामेंट भी अपने डोमेन में रहे, फ़ौज भी अपने डोमेन में रहे, तब मुल्क चल सकता है। जब अदलिया ने 58(2)B के बाद ये फ़ैसला कर लिया कि हम वज़ीर आज़म को निकालेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के टूल बन गए, तो फिर अदलिया की आज़ादी कहाँ गई? ये जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली की कंपेन थी, ये तो सारी सियासतदानों ने चलाई। नवाज शरीफ ने जो है वो लॉन्ग मार्च किया, लेकिन उसकी सज़ा भी सियासतदानों को मिली। अदलिया की जो बहाली थी और अदलिया की जो आज़ादी थी, कि उसके बाद जो है यूसुफ रज़ा गिलानी को भी नायल किया गया, नवाज शरीफ को भी नायल किया गया। दोनों फैसले अदलिया ने तजावज़ किया अपने जो आइन में उनकी जो डोमेन है उससे। वज़ीर आज़म को निकालने का एक ही तरीका है कि उसके ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद हो या वो मुस्ताफ़ी हो जाए। ये तीसरा तरीका अदलिया के ज़रिए निकालने वाला, चंद जजेस जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, वकील से जज बनते हैं, उनको ये इख्तियार किसने दिया कि करोड़ों लोगों का जो मुंतखब आदमी है उसको 2 जजेस या 3 जजेस बैठ के जो है वो नाअहल करार दे दें? तो ये बिल्कुल गलत फैसला। तो सुहेल वड़ाई साहब, ऐसे फैसले लिखने और लिखवाने वालों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? पर जी होना चाहिए, लेकिन प्रैग्मेटिज्म भी है ना जी। देखें, सवाल ये है कि अगर आप सबको एहतसाब के कटहरे में खड़ा कर दें, आपने कोशिश की कि जनरल मुशर्रफ का एहतसाब करें, तो क्या उसका नतीजा निकला कि उसके बाद नवाज शरीफ ही अनस्टेबल हो गए। पाकिस्तान जैसी जो हुकूमतें होती हैं, तीसरी दुनिया की हुकूमतें, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल होता है। आपको उनके रोल को समझना पड़ता है। आप उससे लड़ पड़ें तो फिर इमरान जैसा हाल हो जाता है। तो आपको समझ बूझ के साथ चलना होता है। आपने अपने मैंडेट का भी ख्याल रखना होता है। आपने इस्टेब्लिशमेंट को भी देखना होता है वो क्या सोच रही है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं लड़ सकते। तो एक दरमियाना रास्ता चल के आपको मुल्क की तामीर और तरक्की का काम करना पड़ता है। तो ये है बड़ा मुश्किल रास्ता, ये आइडियल भी नहीं है, बट प्रैग्मेटिज्म ये डिमांड करती है कि आप ये करें।